जय हिंद दोस्तों, विराट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। अपनी संविधान और पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम संविधान का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें हमें ये देखना है कि किस तरह भारत में राज्य बने और संविधान राज्य बनाने का अधिकार किस तरह संसद को सौंपता है, किस तरह भारत में आंध्र प्रदेश बना, किस प्रकार से उत्तराखंड, तेलंगाना, सिक्किम जैसे राज्य बने और राज्य बनते चले गए। और फिलहाल की अगर बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। तो पूरे संवैधानिक प्रावधान को हम बहुत विस्तार से और डिटेल से और गहराई से हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधानों की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और उसके फिलोसॉफिकल बेसिस की। देखिए दोस्तों, ये संविधान का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसका मेंशन किया गया है और ये डील करता है यूनियन और उसकी टेरिटरी से, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। अब देखो, मौलिक संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो संवैधानिक शब्दावली है और संविधान का जो टेक्स्ट है उसको इंग्लिश में लिखें और फिर उसको हिंदी में, साधारण हिंदी में, सिंपल हिंदी में उसको समझें। तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा, वो यूनियन होगा, फेडरेशन नहीं होगा। देखो, भारत के संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर भारत को यूनियन कहा, फेडरेशन नहीं कहा। फेडरेशन तो अगर आइडियल फेडरेशन या आदर्श संघ की बात करें तो दोस्तों वो अमेरिका है। फेडरेशन, आदर्श संघ उसे कहते हैं जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियां बराबर बटी हुई हों, इक्वल पावर्स हों। लेकिन इंडिया में दोस्तों ऐसा नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट्स के पास कम पावर्स हैं। तो इसलिए भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहता आर्टिकल 1, बल्कि आर्टिकल 1 में भारत के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये जो इंडिया और भारत नाम के जो शब्द हैं आर्टिकल 1 में, ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है, एक समझौता है। 2 डिफरेंट विचारधाराओं का ये कॉम्प्रोमाइज़ था। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के कुछ मेंबर्स ने ये सजेस्ट किया, ये सुझाव दिया कि नाम भारत होना चाहिए देश का नाम, जबकि कुछ लोगों ने वकालत की कि नहीं, मॉडर्न नेम इंडिया होना चाहिए। इन दोनों विभिन्न विचारधाराओं को शामिल करते हुए संविधान सभा ने दोनों के मिक्सचर को अडॉप्ट किया और ये कह दिया कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है, यानी दोनों नाम अडॉप्ट कर लिए गए। जो फेडरेशन है भारत का वो एक यूनियन है। भारत की फेडरेशन को यूनियन कहकर पुकारा गया क्योंकि ये इंडेस्ट्रक्टिबल है। इंडेस्ट्रक्टिबल है, भारत का यूनियन इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसका विनाश नहीं हो सकता, ये अविनाशी है, इसका विखंडन नहीं होगा। तो द फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। पूरा देश संयुक्त है, इंटीग्रल है, संपूर्ण है और डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो डिवीजन हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी आपसे बताया कि भारत 28 स्टेट्स में बटा है, 8 यूनियन टेरिटरीज में भारत बटा हुआ है। तो जो डिवीजन हुआ ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हुआ, यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए बंटवारा किया गया। आर्टिकल 1 से देखो, हमें ये तो पता लगा कि इंडिया के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत, और ये भी पता लगा कि आर्टिकल 1 एक कॉम्प्रोमाइज है। आर्टिकल 1 के अनुसार जो भारत की टेरिटरी है इसको 3 वर्गों में, 3 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो आर्टिकल 1 के अनुसार जो 3 कैटेगरीज हैं, इसमें पहला वर्गीकरण होगा टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स यानी राज्यों का हिस्सा। दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा वर्गीकरण है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, यानी वो इलाके, वो क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार कभी भी अपने हाथ में ले सकती है, कभी भी अर्जित कर सकती है।
अब ये एक्वायर्ड टेरिटरीज क्या हैं, अर्जित क्षेत्र क्या हैं, मतलब ऐसा एरिया जो जिसका एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, यानी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसे कहते हैं एक्वायर्ड टेरिटरीज। और भारत क्योंकि एक सॉवरेन स्टेट है, संप्रभु राज्य है, किसी का गुलाम नहीं है, तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखते हुए, इंटरनेशनल लॉ के मद्देनजर और अपनी कन्वीनियंस के अनुसार एक्वायर कर सकता है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को, किसी भी विदेशी क्षेत्र को। और भारत कैसे एक्वायर करेगा, देखो इसमें सेशन हो सकता है, सेशन मतलब हस्तांतरित कर सकता है भारत। इसके अलावा भारत ऑक्यूपाई कर सकता है किसी क्षेत्र पर, अधिकार कर सकता है। इसके अलावा भारत कॉन्क्वेस्ट कर सकता है, यानी जीत सकता है। और नेक्स्ट सब्जुगेशन कर सकता है, मतलब भारत अब किसी भी टेरिटरी को अपने अधीन कर सकता है। तो एक्वायर्ड टेरिटरीज का जो दायरा है वो विस्तृत होता है इन 4 तरीके से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर्ड टेरिटरीज के अंदर जिस तरीके से किसी इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, तो भारत को यह हक है कि वो किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपनी सुविधा के अनुसार इंटरनेशनल लॉ का ध्यान रखते हुए किसी भी टेरिटरी को सेशन कर सकता है, यानी हस्तांतरित कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी अधिकार कर सकता है, इसमें कॉन्क्वेस्ट हो सकता है, यानी जीत सकता है, विजित कर सकता है, और इसमें सब्जुगेशन यानी भारत अधीन कर सकता है अपने। और ये जो यूनियन ऑफ इंडिया शब्द हमने पढ़ा कि भारत को फेडरेशन नहीं कहा गया, बल्कि भारत को यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया। देखो, यूनियन ऑफ इंडिया शब्द में केवल स्टेट्स शामिल है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया जो शब्द है ये एक नैरोअर एक्सप्रेशन है, यानी संकुचित अवधारणा है, क्योंकि इसमें केवल स्टेट शामिल है। और अगर आज 2024 का हम स्टेटस देखें तो भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 जो है, देखो इसका संबंध है, देखो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मौलिक संविधान हमारा इंग्लिश में है, तो हम इंग्लिश को बेस बनाकर अगर संविधान को समझें और पढ़ें और उसको उसके बाद में सिंपल हिंदी में समझें, तो हमारे कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत बेहतर बनेंगे और बेहतर समझ विकसित होगी। तो आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन ऑब्लिग establishment of new states that are not part of Union of India, that are not part of Union of India, यानी नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। और दोस्तों यहाँ फोकस है एडमिशन पर और इस्टेब्लिशमेंट पर, यानी ऐसे राज्यों की स्थापना जो यूनियन ऑफ इंडिया में पहले नहीं थे। और हमने डिस्कस किया कि यूनियन ऑफ इंडिया एक नैरो कॉन्सेप्ट है जिसमें केवल स्टेट शामिल है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर सकती है, भारत की संसद भारत के अंदर नए स्टेट को एडमिट कर सकती है या किसी नए राज्य को स्टैब्लिश कर सकती है, स्थापित कर सकती है, और उन शर्तों पर कर सकती है जो भारत के हिसाब से उचित हो। तो आर्टिकल 2 का मतलब हो गया कि नए राज्यों का भारत में प्रवेश करना, स्थापित करना और ऐसे राज्यों को स्थापित करना जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। और ये आर्टिकल 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में नए स्टेट एस्टेब्लिश कर सकती है और उन कंडीशंस पर कर सकती है, उन टर्म्स पर कर सकती है जो इसको सही लगती हों। हमने डिस्कस कर लिया कि पहली पावर है एडमिट करने की न्यू स्टेट को, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में नए स्टेट्स को एडमिट करना, ऑलरेडी जिनका एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी,
और दूसरी है पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, यानी जिनका कोई अस्तित्व पहले से नहीं है। इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो, आर्टिकल 2 डील करता है दोस्तों एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट से, भारत के बाहर के एडजस्टमेंट से, भारत के अंदर के राज्यों से डील नहीं करता। तो आर्टिकल 2 का संबंध है एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट से, बाहर के रीएडजस्टमेंट से, अंदर के राज्यों से नहीं है। देखो, संसद को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के बाहर की किसी टेरिटरी को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 2 का इस्तेमाल हमने केवल एक टेरिटरी को भारत में शामिल करने के लिए अभी तक किया है, और वो टेरिटरी थी दोस्तों चंद्रनगर, जिस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, जो बंगाल के पास है। अब देखो, आर्टिकल 1 क्या कहता है, थोड़ा सा आर्टिकल 1 पर विचार कर लेंगे। आर्टिकल 1 तो ये कहता है ना कि भारत एक सॉवरन कंट्री की तरह, एक संप्रभु देश की तरह किसी भी नई टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 और सब क्लॉज C ये कहता है कि सरकार किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है और इसके लिए संसद की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उस इलाके को भारत की यूनियन में, भारत देश में शामिल करेंगे तो हमें ज़रूरत होगी आर्टिकल 3 की। भारत ने कई टेरिटरीज को इंडिया में शामिल किया, लेकिन आर्टिकल 2 का इस्तेमाल नहीं किया। मैं फिर रिपीट करूंगा कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक संप्रभु देश की तरह, एक सॉवरन कंट्री की तरह किसी भी नई टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, और जिस आर्टिकल के तहत एक्वायर कर सकता है वो आर्टिकल है आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज C। मतलब सरकार किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करेगी, उसके लिए संसद की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। जब किसी बाहर की नई टेरिटरी को सरकार एक्वायर करेगी, जब इसको भारत में शामिल करेंगे, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी आर्टिकल 3 की। और भारत ने कई नई टेरिटरीज को अपने अंदर शामिल किया, लेकिन आर्टिकल 2 का इस्तेमाल नहीं किया। इस काम के लिए आर्टिकल 2 का इस्तेमाल नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने पौंडीचेरी को, दमन दीव को, गोवा को, दादरा नगर हवेली को, इन सब के लिए भारत ने क्या किया, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया और फिर उसको आर्टिकल 1 में जोड़ा। चाहे वो पौंडीचेरी था, दमन दीव था, गोवा था, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके आर्टिकल 1 में जोड़ लिया, सिवाय सिक्किम के, सिवाय सिक्किम के। क्योंकि दोस्तों सिक्किम जो था, सिक्किम को यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट करने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया था 1974 में, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 2A। और बाद में 14 अप्रैल 1975 में सिक्किम में रेफरेंडम हुआ और ये तय हुआ कि ये फुल फ्लेज इंडिया में शामिल होगा। और फिर फर्स्ट शेड्यूल में सिक्किम का नाम पहली अनुसूची में लिख दिया गया, जोड़ दिया गया। और इसके बाद आप जानते हो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में लाया गया और एंट्री नंबर 22 पर सिक्किम का नाम शेड्यूल 1 में, अनुसूची नंबर 1 में लिख दिया गया, और इस तरह सिक्किम भारत में मर्ज हुआ, भारत में शामिल हुआ। और सिक्किम को आप जानते हो आर्टिकल 371F में बहुत सारी छूट भी दी गई है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दिया गया है। यानी जिस तरह की छूट जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिली हुई थी, उससे भी ज़्यादा छूट सिक्किम को आर्टिकल 371F में दी हुई है। तो हमने देख लिया कि जो आर्टिकल 2 है, इसके तहत तो भारत के बाहर के किसी देश को मिलाया जा सकता है, और आर्टिकल 2 का इस्तेमाल हमने सिर्फ एक ही टेरिटरी को इंडिया में शामिल करने के लिए किया, और वो टेरिटरी थी चंद्रनगर, जो बंगाल के पास है। बाकी जो भी हमने किया दोस्तों, वो संविधान संशोधन से किया। अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 डील करता है जो भारत के अंदर मौजूदा राज्य हैं उनके निर्माण से। जैसे आपने देखा
कि उत्तर प्रदेश को काटकर एक नया पहाड़ी राज्य अलग कर दिया गया जिसका नाम उत्तराखंड है सन 2000 में। तो ये इंटरनल एडजस्टमेंट हुआ, ये एक्सटर्नल एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो आर्टिकल 3 का मतलब हो गया इंटरनल रीएडजस्टमेंट। देखो आर्टिकल 3 जो है ये संसद को पावर देता है नया स्टेट बनाने की। और कैसे देता है पावर? देखो, या तो किसी टेरिटरी को किसी दूसरे स्टेट से सेपरेट करके, या दो राज्यों को या दो से ज्यादा राज्यों को आपस में मिला करके नया राज्य बनाया जा सकता है, या उसका कुछ हिस्सा लेकर राज्य बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 का पहला पार्ट हो गया कि संसद को आर्टिकल 3 अधिकार देता है नया स्टेट बनाने का। और ये जो फॉर्मेशन होगा, जो नया स्टेट बनेगा, ये कैसे बनेगा? किसी टेरिटरी को किसी राज्य के इलाके को काट करके या मिला करके जोड़ करके होगा। आर्टिकल 3 का दूसरा भाग है किसी स्टेट के एरिया को संसद इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। तीसरा पार्ट, संसद किसी भी स्टेट के एरिया को घटा सकती है, अर्थात डिमिनिश कर सकती है। चौथा, संसद किसी भी स्टेट की सीमाओं को बदल सकती है, ऑल्टर द बाउंड्रीज। अगर यूपी की सीमा हरियाणा से लगती है और यमुना नदी सीमा बनाती है तो यमुना नदी पूरी की पूरी यूपी को दी जा सकती है और सीमा यमुना रिवर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे बनाई जा सकती है। पांचवा, आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य का नाम बदल सकती है, नाम में भी ऑल्टरेशन कर सकती है। जैसे उत्तराखंड शुरुआत में उत्तराखंड नहीं था, बल्कि शुरू में इसका नाम उत्तरांचल था। अब देखिए, जो ये बदलाव लाया जाएगा, जो विधेयक लाया जाएगा आर्टिकल 3 के तहत, किसी स्टेट को तोड़कर एक नया स्टेट बनाना, जोड़कर स्टेट बनाना, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा देना, घटा देना, उसकी बाउंड्रीज यानी सीमाओं में परिवर्तन कर देना या नाम में बदलाव कर देना, ये बिल केवल पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगा और प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से होगा। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, इस तरह का बिल रिकमेंड करने से पहले राष्ट्रपति को जिस राज्य से अंदर ये बदलाव, जिस राज्य के अंदर ये चेंज किया जा रहा है, बाउंड्री नाम वगैरह बदला जा रहा है, उस राज्य की विधानसभा को ये बिल रेफर करना होगा और उस विधानसभा की राय लेनी होगी, व्यू लेना होगा एक डेफिनेट पीरियड के भीतर। मान लीजिए यूपी से काटकर उत्तराखंड बना, तो यूपी की विधानसभा को बिल भेजा गया कि आप अपना व्यू दीजिए, अपनी राय दीजिए। राष्ट्रपति या संसद ये जो राय वो राज्य संबंधित राज्य देगा, उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है उस राय को मानने के लिए। वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं उस राय को और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सवाल यूनियन टेरिटरीज का हो, उसमें कोई जोड़ तोड़ करना हो, तो इस तरह के किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है उस यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर को भेजने की। मतलब वहाँ की विधानसभा को लेने की, विधानसभा की राय को लेने की ज़रूरत कोई नहीं है संसद को। संसद के लिए ज़रूरी नहीं है कि यूनियन टेरिटरी के मामले में वो यूनियन टेरिटरी की राय ले। इस मामले में सारा फैसला संसद खुद करेगी, जबकि राज्य की विधानसभा की राय ली जाएगी केवल राज्य के क्षेत्र में। तो यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में ऐसा कोई बिल नहीं भेजा जाता, कोई यूनियन टेरिटरी की राय नहीं ली जाती। संविधान संसद को पावर देता है कि वो नया स्टेट बना सकती है, उसका एरिया बदल सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है, उसके नाम बदल सकती है, और इसके लिए उसको स्टेट की सहमति की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये ना भी बिल भेजे पार्लियामेंट या राष्ट्रपति किसी विधानसभा की राय जानने के लिए, तो ये केवल एक फॉर्मेलिटी है, उसकी राय को माने या ना माने ये संसद का पूरा अधिकार है। इसका मतलब जो किसी राज्य की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मतलब जो उसकी क्षेत्रीय एकता है, संविधान राज्य की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी नहीं करता। दिस प्रोविजंस, ये जो प्रोविजन है
ये गारंटी नहीं करता कि भारत के किसी राज्य की कि वो टेरिटोरियल रूप से इंटीग्रल रहेगा। राज्य को तोड़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। संसद जब चाहेगी आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से उस राज्य को 2 हिस्सों में बांट देगी, पड़ोसी राज्य को में मिलाकर उसको एक बना देगी, कुछ हिस्सा उस राज्य का हिस्सा मिला करके घटा देगी, बढ़ा देगी, नाम कुछ भी कर देगी। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी संविधान नहीं देता राज्यों के संदर्भ में। और हमने एक बात देख ली थी कि भारत एक ऐसा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ऐसा यूनियन ऑफ स्टेट है भारत जो इंडेस्ट्रक्टिबल है। तो कहा जाता है कि भारत अविनाशी है, भारत संघ का विनाश नहीं हो सकता। लेकिन जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स डेस्ट्रक्टिबल हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इंडिया इज एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि अगर हम भारत के कंपैरिजन में अमेरिका को देखें तो दोस्तों, अमेरिका यूनियन के लेवल पर भी, मतलब सेंट्रल लेवल पर भी अमेरिका इनडेस्ट्रक्टिबल है। मतलब वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट का विनाश नहीं हो सकता, बल्कि वहाँ के स्टेट्स भी इनडेस्ट्रक्टिबल हैं। मतलब कैलिफोर्निया हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, न्यू जर्सी हो, जो भी राज्य हैं, इनको तोड़ मरोड़ कर नए राज्य नहीं बन सकते। भारत में तो यूपी का बंटवारा करके नया राज्य बनेगा, मध्य प्रदेश को तोड़कर नया राज्य भविष्य में बन सकता है। लेकिन अमेरिका में दोस्तों ऐसा नहीं है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के 2 टुकड़े करके 2 नए राज्य नहीं बनाए जा सकते। तो अमेरिका के राज्य भी अविनाशी हैं और अमेरिका खुद भी अविनाशी है, जबकि भारत के राज्य विनाशी हैं और भारत के राज्यों को तोड़ा जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। लेकिन भारत अपने आप में इनडेस्ट्रक्टिबल था, है और रहेगा। इसका मतलब अमेरिका में जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो गारंटीड है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और दोस्तों अमेरिका में इसका मतलब हुआ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नया स्टेट नहीं बना सकती, उसके लिए उसको स्टेट से ही पूछना पड़ेगा। और भारत के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि संसद अगर इस बात पर आ जाए कि हमें नया स्टेट बनाना है, तो जिस स्टेट से काट कर, घटाकर, बढ़ाकर भारत नया राज्य बनाना चाहता है तो उस राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका में विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स नो न्यू स्टेट्स कैन बी फॉर्म्ड। कोई नया राज्य नहीं बनाया जा सकता बिना संबंधित राज्य की परमिशन के। और देखो, जब कोई इंडियन टेरिटरी, भारत का कोई क्षेत्र किसी विदेशी टेरिटरी को, किसी फॉरेन कंट्री को सेसेशन किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा, सौंपा जाएगा, तो आप याद रखें कि यह बात आर्टिकल 3 के तहत नहीं आती। सेसेशन मतलब किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को ट्रांसफर करना, तो इट इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 3, बल्कि ये केवल आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा ही होगा। तभी भारतीय भूभाग का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को हस्तांतरित किया जा सकता है, उसका सेसेशन किया जा सकता है। इस संदर्भ में हम ये जानते हैं कि 100 यानी 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2015 में, जिसमें भारत ने अपनी कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को सौंपी थी। एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच में, तो तब ये संविधान संशोधन किया गया था। तो ये हमने दोस्तों बात की आर्टिकल 3 की। अब देखिए आर्टिकल 4 को आप समझ लीजिए। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी नए स्टेट भारत में इस्टेब्लिश होंगे या एडमिट होंगे, या आर्टिकल 3 के तहत किसी नए स्टेट की कोई बाउंड्री बदली जाएगी, नाम बदला जाएगा, उसकी सीमा कुछ भी बदला जाएगा, तो ये जो भी काम होंगे, इन कामों को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। फिर से समझ लीजिए, आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 के तहत कोई काम हो, मतलब किसी एक्सटर्नल टेरिटरी को भारत में शामिल किया जाए, और आर्टिकल 3 के तहत यानी नया स्टेट कोई बनना हो या नए स्टेट का नाम बदलना हो, सीमा बदलना हो, तो ये काम संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे आर्टिकल 368 वाले। इसका मतलब यह है कि इस तरह के जो कानून है, इस तरह के जो लॉज हैं,
वो केवल सिंपल मेजॉरिटी से ही पारित हो जाएंगे, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, साधारण बहुमत से। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि किस तरह भारत में जो राज्य बने, किस तरह से इनकी संख्या बढ़ती चली गई। आज़ादी के समय इतनी बड़ी संख्या राज्यों की नहीं थी। सरदार पटेल के प्रयासों से जो देसी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वो भारत में मिलाए गए और भारत में दो तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करती थी। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे अंग्रेज़ों के अंडर में, और दूसरे 500 से ज़्यादा देसी रियासतें थी। और उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, कुछ स्टेट पाकिस्तान में मिल गए, कुछ इंडिया के साथ आ गए। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको ये ऑप्शन दिया गया कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या फिर वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आज़ाद रह सकते हैं। और जो 552 देसी रियासतें थी जो भारत के भीतर थी, उनमें से 549 ने भारत को ज्वाइन किया। केवल 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी, 3 ऐसे देसी रजवाड़े थे जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। उनमें से एक रियासत थी हैदराबाद, दूसरी रियासत थी गुजरात में जूनागढ़, और तीसरी रियासत थी कश्मीर। तो हैदराबाद को तो पुलिस एक्शन से भारत में शामिल किया गया और ऑपरेशन पोलो चला करके शामिल किया गया, जबकि जूनागढ़ रेफरेंडम से शामिल हुआ, और कश्मीर को तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से यानी अधिग्रहण से शामिल किया गया। तीनों में फ़र्क है। अब देखिए, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि भारत में जो दक्षिण भारत है, भारत का जो साउथ का इलाका है, यहाँ से भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठने लगी। साउथ की स्थिति ये थी कि इसमें मद्रास प्रोविंस में वर्तमान आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु तीनों शामिल थे। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, जबकि आंध्रा और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। तो जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने ये डिमांड उठाना शुरू किया कि हमें तेलुगु बोलने वाले लोगों को एक अलग स्टेट दिया जाए जिसका नाम आंध्र प्रदेश होना चाहिए। तो जब ये डिमांड हुई तो 1948 में एस.के. धर कमीशन भारत सरकार ने स्थापित किया। एस.के. धर कमीशन या एस.के. धर आयोग। इस कमीशन ने कहा कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पर कोई भी स्टेट नहीं होना चाहिए, यानी राज्य भाषाई आधार पर नहीं बनने चाहिए। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया। फिर 1948 में ही एक कमेटी और बनी इस बात पर विचार करने के लिए, क्योंकि आंदोलन लगातार साउथ में चल रहा था, स्पेशली हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में। इस कमेटी में 3 बंदे थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पट्टाभी सीतारमैया। और इन तीनों के नाम के पहले अक्षर पर इस कमेटी का नाम पड़ गया JVP कमेटी। और इस JVP कमेटी ने भी राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने से मना कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पर भारत के राज्य नहीं बनाए जाएंगे। आंध्रा में आंदोलन तेज हो गया, यहाँ तेलुगु स्पीकिंग बेल्ट में, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोटी श्रीरामुलु। ये आमरण अनशन पर बैठ गया, जिससे इसकी डेथ हो गई, और सरकार ने आंध्र प्रदेश नाम से एक सेपरेट भाषाई आधार पर राज्य बनाया 1953 में। तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना, जो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। और इसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों से ये आवाज़ उठने लगी कि हमारा स्टेट भी भाषा के आधार पर बनना चाहिए। जैसे जो उस समय का पंजाब था, उसमें हरियाणा भी शामिल था, और अम्बाला से परे का जो इलाका था, जितना भी बेल्ट थी, उसमें पंजाबी बोली जाती थी। और अम्बाला से लेकर गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जो बेल्ट थी, इसमें हिंदी स्पीकिंग बेल्ट थी। तो हिंदी भाषी लोगों की डिमांड थी। इस प्रकार से अलग अलग हिस्सों से डिमांड उठने लगी। तो इन सभी डिमांड्स पर विचार करने के लिए 1953 में ही भारत सरकार ने कमेटी बनाई, फजल अली कमेटी, फजल अली कमीशन या फजल अली आयोग। इसमें 3 सदस्य थे,
एक सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और दूसरे मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस कमीशन ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, भाषा के आधार पर राज्य बना लीजिए। हालांकि इस कमेटी ने कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली बात नहीं होगी, वन लैंग्वेज वन स्टेट, इस बात को रिजेक्ट कर दिया। देखो सारे पॉइंट्स दोस्तों मेरे साथ साथ नोट करते चल रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जब एमसीक्यू बनते हैं हमारे सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में तब इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इनफैक्ट जो ग्रुप सी के जो पेपर्स हैं वहाँ भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो फजल अली कमेटी बनी 1953 में। इसमें 3 मेंबर्स थे, 2 अन्य मेंबर थे के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू। इसने लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने की मांग को एक्सेप्ट किया, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट कर दिया कि एक स्टेट में केवल एक ही भाषी लोग होंगे, इस बात को नहीं माना। कमेटी का विचार था कि भारत की जो यूनिटी है वो एक रहनी चाहिए, भाषा के आधार पर कहीं ऐसा ना हो कि देश में एक नया बंटवारा खड़ा हो जाए तो एक स्टेट में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो वन स्टेट वन लैंग्वेज वाले कॉन्सेप्ट को इस कमेटी ने मानने से मना किया। और 1956 के बाद भारत में नए राज्य बनने की बाढ़ आ गई और यूनियन टेरिटरीज़ की भी बाढ़ आई, यूनियन टेरिटरीज़ भी बनी। तो अब हम पूरी टाइमलाइन को नोट करेंगे। देखिए 1960 में बॉम्बे का बंटवारा किया गया। देखो बॉम्बे उस समय केवल शहर नहीं था, उस समय स्टेट शहरों के नाम पर होते थे। मॉडर्न गुजरात और मॉडर्न महाराष्ट्र इसमें शामिल था। गुजरात में गुजराती बोली जाती थी और महाराष्ट्र में मराठी, तो मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात क्रिएट किया गया। नेक्स्ट 1954 तक जो दादरा नगर हवेली था इस पर पुर्तगाली राज करते थे। फिर इसको एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया और इसके लिए 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1961 का। इससे इसको बदला गया, दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से लिया गया और इसको एक केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया। भारत ने पुर्तगालियों से पुलिस एक्शन से 1961 में कुछ टेरिटरी और एक्वायर करी, गोवा और दमन-दीव, ये भी पुर्तगालियों से ली। और इन दोनों को 12वां संविधान संशोधन लाकर 1962 में लाया गया और इनको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और गोवा को तो बाद में 1987 में पूर्ण राज्य बनाया गया था, शुरू में तो यूटी था। और दमन-दीव को सेपरेट यूनियन टेरिटरी कर दिया था, जो आज भी यूनियन टेरिटरी है। जो पुडुचेरी है, उस समय तो इसको पौंडीचेरी कहते थे, ये फ्रांसीसियों के कब्जे में था। इस पुडुचेरी में कराईकल का इलाका, माहे का इलाका शामिल था और यनाम का। 1962 तक ये एक्वायर्ड टेरिटरी था, अर्जित क्षेत्र था, और 1962 में इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसके लिए 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1964 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागालैंड की। 1963 में जो नागालैंड स्टेट थी इसको बनाया गया और कुछ इलाका लिया गया नागा पहाड़ियों का और कुछ असम का जो त्वेनसांग एरिया है, त्वेनसांग बेल्ट, तो त्वेनसांग बेल्ट और कुछ हिल एरिया नागा हिल्स का, उनको लेकर के नागालैंड स्टेट बना 1963 में। मैंने आपको भी बताया कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, लेकिन हरियाणा में हिंदी बोली जाती थी। तो 1966 में पंजाब को बाइफर्केट किया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया और पंजाब से काट कर निकाल कर हरियाणा नाम का राज्य बनाया गया। और ये जो हरियाणा राज्य बना, ये शाह आयोग की सिफारिश पर बना। 1966 में शाह कमीशन आया था, तो इसकी सिफारिश पर हरियाणा बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश
जो एक यूनियन टेरिटरी था, इसको एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। फिर 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय, इनको स्टेटहुड दिया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको राज्य बनाया गया। ये राज्य बने और मिजोरम और अरुणाचल नाम के दो यूनियन टेरिटरीज भी बने। मिजोरम और अरुणाचल, अरुणाचल का पहला नाम था नेफा, ये दोनों बने यूनियन टेरिटरी। अब हम बात करेंगे सिक्किम की। 1947 तक दोस्तों सिक्किम भारत की ही एक रियासत थी, जिसको चोग्याल राजा जिस पर राज करते थे। 1947 में जब ब्रिटिश पैरामाउंसी लैप्स कर गई, तो सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया, जिसे प्रोटेक्टरेट कहते हैं। मतलब भारत के संरक्षण में था, लेकिन था सेपरेट। भारत की सरकार ने ये जिम्मेदारी ली कि हम सिक्किम की रक्षा को संभालेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस होगी, एक्सटर्नल अफेयर्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, विदेशी मामले, और कम्युनिकेशन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो भारत सरकार ने सिक्किम की 3 जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और संचार। और 35वां संविधान संशोधन आया सबसे पहले 1974 में, और इसने एक राज्यों का नया वर्ग खड़ा किया, जिसमें सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया गया। एसोसिएट राज्य, सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। यानी कंप्लीटली भारत ने नहीं लिया, बल्कि केवल एक एसोसिएट स्टेट बनाया। और इस उद्देश्य के लिए भारत के संविधान में नया शेड्यूल ऐड हुआ था, 10वां शेड्यूल या 10वीं अनुसूची। ये 10वीं अनुसूची वो नहीं है जो राजीव गांधी के दौर में आई थी। ये 10वीं अनुसूची टेम्परेरी तौर पर लाई गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था और फिर राजीव गांधी के टाइम में दोबारा लाया गया था। तो सिक्किम के लिए ये 10वीं अनुसूची लाई गई थी और एक नया आर्टिकल संविधान में ऐड किया गया था 2A। और इसके बाद 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया, फुल फ्लेज स्टेट बना दिया। और तब इस 10वें शेड्यूल को हटा दिया गया। और ये जो अमेंडमेंट हुआ 36वां, तो इसमें संविधान के 1st शेड्यूल में और 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट हुआ, ये ऐड हुआ। और आर्टिकल 371F बनाया गया, जो सिक्किम को बहुत ज़्यादा आज़ादी देता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मिज़ोरम की, मिज़ोरम और अरुणाचल की। तो 1987 में ये इंडियन यूनियन के नए स्टेट बने। इससे पहले यूटी थे, और गोवा भी आप जानते हो कि इसी साल एक फुल स्टेट बना। इसके बाद वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया, और झारखंड बिहार से अलग होकर बनाया गया। और जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनाया गया। और जब ये बना था तो दोस्तों तब ये 29वां स्टेट था। इसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको हटा दिया गया, और 2 नई यूनियन टेरिटरी बनी, लद्दाख और दूसरी जम्मू कश्मीर। तो 2019 में कश्मीर का स्पेशल स्टेटस समाप्त कर दिया गया संविधान के एक आदेश के द्वारा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के द्वारा। तो इस प्रकार से जो भारत 1956 की अगर हम बात करें, 1956 में भारत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज रखता था। वर्तमान में वो भारत 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी रखता है। और जो यूनियन टेरिटरीज भारत में, जो यूनियन टेरिटरीज इंडियन यूनियन में
स्टेट के रूप में ट्रांसफ़र करी गई, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका स्टेट के रूप में, उसमें आता है गोवा, दमन दीव आता है, पुडुचेरी, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये यूनियन टेरिटरीज आते हैं जो स्टेट में बदले गए। होप के यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी और ये सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके बने होंगे इस यूनियन और इट्स टेरिटरीज वाले चैप्टर में। आप इस लेक्चर को दोस्तों बार बार देखिए, रिवाइज करके देखिए और इसका बेहतर ये होगा कि आप शॉर्ट नोट बनाइए। डाउट इसमें लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम भरसक कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को दूर करने का। और नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा हमारा सिटीजनशिप का। तो नेक्स्ट इस चैप्टर तक आप इसको तैयार कर लीजिए और ये सिलसिला हम ऐसे ही चला रखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।